नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किशोरावस्था बड़ी नाजुक होती है, इसमें समझ थोड़ी कच्ची होती है। जब किशोरावस्था की बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा दौर जिसमें बचपन एक प्रकार से समाप्ति की ओर होता है और यौवन आने वाला होता है। शरीर में अनेक प्रकार के हार्मोनल बदलाव होते हैं, वहीं स्वभाव में भी बहुत से परिवर्तन होते हैं। लेकिन जो बच्चे इस स्थिति में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार की चुनौतियां उनके समक्ष इस समय होती हैं और उन चुनौतियों का किस प्रकार से मुकाबला किया जाए, किस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है। किशोरावस्था की चुनौतियां और समाधान, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर अनिल जी तांबी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर अनिल जी वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक हैं, साथ ही आप पूर्व आचार्य हैं मनोचिकित्सा विभाग एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से हम किशोरावस्था की बात करते हैं, एकदम एग्जैक्ट कोई लाइन तो खींची नहीं जा सकती कि इस आयु के बाद में किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब बात हार्मोनल चेंजेस की करते हैं तो किसी में कुछ जल्दी हो जाता है, किसी में कुछ समय लगता है। क्या लक्षण ऐसे माने जाएं जब ये समझा जा सकता है कि हाँ, अब बचपन ढलान पर है और किशोरावस्था में जो है वो बच्चे प्रवेश कर रहे हैं? किस प्रकार के लक्षण प्रारंभ में इसमें देखने को मिलते हैं? देखिए, जो 13 से 15 साल की उम्र होती है उसमें यूजुअली अपन ये माना जाता है कि भाई अब बचपन ख़त्म हो रहा है और किशोर अवस्था की शुरुआत हो रही है जी। और इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बेसिकली डेवलप होना शुरू होते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, उनके अंदर मीनार्की की शुरुआत होती है और पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर थोड़ी सी आवाज़ भारी होना शुरू होती है। थोड़ा सा उनके शारीरिक अंगों का विकास इस तरीके से होना चाहता है कि मांसपेशियां थोड़ी मजबूत होना शुरू होती है ना। उसके कुछ मानसिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि वो स्वतंत्र होना चाहता है बच्चा, है ना। अब तक तो वो बिल्कुल माता पिता के साये में रहता था, पर अब धीरे धीरे वो अपनी अलग दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहता है। इस अवस्था के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रेन का जो परिवर्तन होता है, उस ब्रेन को क्या है कि हम एक कार से तुलना कर सकते हैं जी। कार में जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक होता है एक्सेलरेटर और दूसरा होता है ब्रेक। तो किशोर अवस्था में क्या है कि जो ब्रेक है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है और एक्सेलरेटर वो थोड़ा ज़्यादा तेज गति से काम कर रहा होता है जी, है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि उसके अंदर वो भावावेश में आकर के कई ऐसे डिसीजन ले लेता है जी, है ना, जो उसके फेवर में या उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट में नहीं होते हैं। तो कहा जा सकता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि किस प्रकार की स्थिति इस अवस्था में मस्तिष्क की होती है। एक्सीलरेटर और ब्रेक के माध्यम से बताया, ब्रेक की स्थिति इस अवस्था में थोड़ी कमज़ोर होती है। इसीलिए कहते हैं कि इस समय चर्चा करनी चाहिए बच्चों के साथ। परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं उनको लगातार बच्चों को समय देना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन जब हम बात करते हैं किशोरावस्था की, खासतौर पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ऐसा कहा जाता है कि मानसिक परिवर्तन होते हैं शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ, लेकिन कुछ बच्चों में मानसिक विकार भी इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से उनको समझा जा सकता है, किस प्रकार से आप डायग्नोस कर पाते होंगे कि ये सामान्य स्थिति है या ये जो किशोरावस्था का परिवर्तन हो रहा है इसके कारण कुछ परिवर्तन हो रहे हैं मानसिक? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है कि जैसे कई ऐसे परिवर्तन होते हैं इस समय जो मानसिक बीमारी में भी हो सकते हैं और उम्र के कारण से भी हो सकते हैं। जैसे कि वो उदास रहने लगे, कटा कटा सा रहने लगे, चुप चुप रहने लगे, है ना, थोड़ा सा नींद ठीक से नहीं आए। तो ये क्या है कि या वो माता पिता का कम कहना माने, दोस्तों का उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। तो ये किशोर अवस्था के अंदर सामान्य रूप से भी पाए जा सकते हैं।
परंतु जो सर्वे हुए हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 15% किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, है ना। हमारा अभिभावकों से और टीचर से आग्रह रहता है कि भाई अगर किसी बच्चे के अंदर कोई मानसिक बीमारी है तो उसको तत्काल पहचान करके और अगर प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे उसके जो डेवलपमेंट पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस मानसिक बीमारी का, चाहे उसके एकेडमिक डेवलपमेंट पे, चाहे उसके सोशल डेवलपमेंट पे या उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता उसको अपन समय रहते उपचार करके रोकथाम कर सकते हैं, है ना। इसमें ये भी कहा जाता है कि आप कितना प्रयास करते हो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप कितना जल्दी प्रयास करना शुरू करते हो जी। तो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को अपन बचा सकते हैं, है ना। मैं हमारे जो दर्शक हैं उनकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि जो हमारी जेल्स हैं उन जेलों में एक सर्वे किया गया था अमेरिका में जी। तो वहाँ पाया गया कि जो अडल्ट ADHD है ना, कंडक्ट डिसऑर्डर हैं या इससे मिलते जुलते दूसरे रोग हैं, अगर उनको समय रहते उपचार कर लिया जाता तो वो बच्चा नॉर्मल डेवलप होता और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर के वो जेल में नहीं पहुंचता। तो ये एक उनकी हमारे जो दर्शकों के नोटिस में लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है ना। जो मुख्य बीमारियां हैं जिसमें ADHD हो गया। ADHD मतलब ADHD एक बीमारी है जिसमें 3 मुख्य लक्षण होते हैं जी। एकाग्रता की कमी, इम्पल्सिविटी होती है यानी कि धैर्यहीनता होती है, कोई भी कार्य उनको तुरंत चाहिए होता है वो इंतजार नहीं कर पाते। जैसे कि टीचर ने कक्षा में क्वेश्चन पूछा तो वो अपनी टर्न आने का इंतजार नहीं कर सकते, वो तुरंत मैं बताऊं। तो इस तरीके के जो अधीर बच्चे होते हैं। तीसरा जो होता है वो है हाइपर एक्टिविटी जी, है ना जी। तो ये कहा जा सकता है कि इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, वे व्यक्ति के स्वभाव में भी हम ठीक प्रकार से देख सकते हैं। जब बच्चे कक्षा में किस प्रकार से अपने अध्यापकों के साथ किस प्रकार से उनका व्यवहार होता है, बात कई बार इस प्रकार की भी होती है जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता जो होती है उसमें कई बार तो अभिभावक बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन अत्यधिक यदि ऊर्जा उसमें है और उस ऊर्जा को ठीक जगह नहीं लगाया गया, यदि उसको सकारात्मक दिशा आपने नहीं दी है तो फिर वो अत्यधिक ऊर्जा उस बच्चे के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। हम सामान्य समाज में अक्सर ऐसा देखते हैं कि बहुत से बच्चे बहुत चंचल होते हैं, बहुत उच्छृंखल होते हैं। यदि उनको किसी अन्य गतिविधि में लगा दिया आपने, किसी खेल में लगा दिया, किसी कला की गतिविधि में लगा दिया, कोई पेंटिंग, ड्राइंग, इस प्रकार की चित्रकारी, ऐसी किसी कला में लगा दिया तो अपनी ऊर्जा का वो सदुपयोग करके अपना बहुत बड़ा नाम करते हैं इस जीवन में। लेकिन यही अवस्था है, इस अवस्था में यदि गलत संगति में बच्चे पड़ जाते हैं तो सब जानते हैं और किस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से ये संगति की बात आती है और अभिभावक खासतौर पर इस आयु में चिंता करते हैं कि बच्चा ठीक संगति में बैठे, क्या कहना चाहेंगे कि इस समय एक प्रकार से स्वतंत्रता का विकास होने लगता है उसके मन में, उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, मुझे कोई रोका टोकी करने वाला क्यों हो। इस परिस्थिति में बच्चों की काउंसलिंग किस प्रकार से की जाए, बच्चों को अभिभावक किस प्रकार से अपने नज़दीक ला सकते हैं, किस प्रकार से बात कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। अक्सर इस तरीके के पेरेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और कितनी उस पर नज़र रखी जाए। बिल्कुल, पेरेंटिंग एक अनप्लेजेंट टास्क है। इसमें आपको बच्चे से ये नहीं सुनना है कि भी मेरे मम्मी पापा बेस्ट हैं, है ना। कई बार कुछ ओवर परमिसिव पेरेंट्स होते हैं, भाई उनसे बच्चे से प्रशंसा सुनने के कारण से वो उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं, ना वो पूछते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है।
उसकी जो एकेडमिक प्रोग्रेस प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है ना, रात को कितने बजे घर पे आ रहा है, घर के एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, बाहर से जाके आया है तो किसी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। तो पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों का नज़र रखनी चाहिए। फिर घर के अंदर जो है अपने सारी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी अपने को कंट्रोल में रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स पैसे के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो अननेसेसरी का जो पैसा किशोरों के पास में जब जाता है, जब उनके से पूछा नहीं जाता है कि भाई ये पैसे का करते क्या हो, तो उसके मिस एप्रोप्रिएट यूज होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि ये जो किशोरावस्था की आयु है ये व्यक्ति का आगे का जो जीवन है उसका रास्ता तय करने वाली आयु होती है। व्यक्ति आगे जाकर किस प्रकार के काम करेगा, उसका जीवन का जो लक्ष्य है वो तय करने वाली आयु है। और दूसरी तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, वो बच्चा खुद ऊहापोह की स्थिति में रहता है। तो जो ये परिवर्तन है, इन परिवर्तनों के साथ में वो जीवन का लक्ष्य अपना निर्धारित कर पाए, इसमें विद्यालयों की भूमिका, टीचर्स की और अभिभावकों की किस प्रकार से हो सकती है? देखिए, पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चे के साथ बैठ करके उसमें जो प्रतिभा है ना, जो उसका एप्टीट्यूड है उसको ध्यान में रखते हुए उसके लाइफ गोल्स के बारे में डिस्कशन करना चाहिए और उसके बारे में एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, जिससे कि वो एक रोल मॉडल बना सके कि मैं बड़ा होकर के ऐसा बनूंगा। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, बट इसको करने से और आपकी लाइफ के गोल्स के बारे में क्लैरिटी आने से क्या होता है कि बच्चा धीमी गति से चलेगा परंतु अंततः वो अपने गोल पे पहुंच जाएगा। अगर बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि भी मेरे को बनना क्या है, मेरे को करना क्या है, तो वो क्या है कि कुछ समय तक तो एक रास्ते पे चलेगा। फिर जैसे आपने देखा होगा कि कुछ समय उसने मैथ्स सब्जेक्ट चूज कर लिया, थोड़े टाइम बाद में उसमें मन नहीं लगा तो कॉमर्स में चले गया, फिर वो कहा कि इसमें भी नहीं चल रहा, मेरा तो आर्ट्स में चले जाता हूँ। तो ये क्या है कि एक कैरियर सिलेक्शन है, लाइफ के गोल्स के बारे में क्लैरिटी लाना है, वो एक टीचर्स का और पेरेंट्स को एफर्ट करके और उसके बिल्कुल फिक्स करना चाहिए, जिससे कि बच्चा धीमे ही सही पर अपने गोल्स पे सतत रूप से आगे बढ़ सके। और अपना एक लाइफ में रोल मॉडल ज़रूर चूज करना चाहिए कि भी मेरे को बड़ा होकर के उसके बारे में वैसा बनना है, उसकी जीवनियाँ पढ़ना, उस प्रोफेशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी करना। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसको गाइड करने में और दिशा देने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जी डॉक्टर साहब, भारतीय जीवन परंपरा में जीवन किस प्रकार से जिया जाए, इस बात को लेके अनेक सुभाषित हैं, अनेक श्लोक हैं। जो विषय हम अभी चर्चा कर रहे हैं इससे संबंधित एक श्लोक मुझे ध्यान में आता है। उसमें कहा जाता है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते च षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। प्रारंभ के 5 वर्ष हैं, बहुत प्रेम से, स्नेह से बच्चे का लालन पालन पोषण करना चाहिए। आगे के 10 वर्ष उससे पूछताछ करनी चाहिए कुछ, अर्थात वो 15 वर्ष की आयु तक हो गया तब तक उस पर नजर रखनी चाहिए। और जब 16 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ये भाव है। क्योंकि ये भारतीय परंपरा में एक श्लोक है। किस प्रकार से, क्या आप मनोचिकित्सक हैं, एलोपैथी में आपने अध्ययन किया है, बहुत से केसेज, हजारों केसेज आपके पास नित नए आते होंगे पेरेंटिंग से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित। क्या लगता है ये जो श्लोक है क्या ठीक है या फिर इसके साथ में कुछ चीज़ें और जोड़ी जा सकती हैं? क्योंकि अब ये परिवर्तन जो है, सोशल मीडिया भी आ गया है, टीवी भी आ गया है, इंटरनेट हर हाथ में पहुंच गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही है कि बच्चों के लालन पालन के लिए एक ब्रॉड गाइडलाइंस इस श्लोक के माध्यम से मिलती है, परंतु मेरा यहाँ पर सुझाव है कि जैसे एक फार्मूले की फिट हर बार सुपर हिट नहीं होती है, वैसे ही कोई एक पेरेंटिंग का तरीका हर बच्चे के ऊपर वो 100% लागू नहीं होता है। तो पेरेंटिंग में आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी कि भाई मैं जो तरीका अपना रहा हूँ उससे मेरे बच्चे का जो विकास है अपेक्षित डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है,
है ना, उसको अपन ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं बच्चे का, तो वो तरह तरह के अपने को युक्तियां अपना करके बच्चे को एक डायरेक्शन देनी होती है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक कुछ महात्मा लोग राजा जनक के महल में गए जी। और ये बात करने लगे कि भी राजा जनक के बारे में कहते हैं कि ये विदेही राज हैं, है ना, इनको सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, पर इन्होंने इतना अच्छा सुंदर महल बना रखा है। तो वो महात्मा जी ने कहा कि साहब आप कहते तो ये हो कि भी सांसारिक चीज़ों से अपने आप को कोई लेना देना नहीं है आपका और रहते इतने सुंदर महल में हो। तो राजा जनक क्या है कि कोई कार्य में व्यस्त थे, उन्होंने महात्मा जी को कहा कि भाई एक ये दीपक दे रहा हूँ, है ना, इस दीपक को ले जा कर के और आप अपनी पूरे महल का एक चक्र लगा के आओ, फिर अपन बात करते हैं। तो महात्मा जी जैसे ही उस महल का राउंड लेने के लिए गए तो वहाँ हवाएं चल रही थी, तो महात्मा जी ने अपना हाथ यूं रख करके दीपक के ऊपर रहा उनका हाथ और पूरे महल का चक्कर लगा के आ गए, पर उन्होंने महल दिखाई नहीं उन्होंने। तो यहाँ जो ये स्टोरी है ये मैसेज देती है कि अपनी लाइफ की जर्नी में, है ना, अपने को अपने जो गुण होते हैं, अपनी जो आत्मा है उस पर अपने को फोकस करके रखना है, और जो आत्मा रूपी जो दीपक है वो जो सांसारिक जो बुराइयां हैं उनसे अपने को बचाना है अपनी लाइफ की जर्नी में, है ना, और इसमें ज्ञान रूपी घी डालते रहना है जी। तो अच्छे पेरेंट्स हैं वो बच्चों के अंदर शुरू से ही ऐसी जो कहानियां सुना करके उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहते हैं जी। है ना, और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, किन लोगों की संगत में है, क्या देख रहा है, और उन सब चीज़ों का बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो यहाँ दो चीज़ें जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई बच्चे में आदतें कैसी पड़ रही है जी। है ना। आदतें, अच्छी आदतें डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु उनके साथ जीना आसान होता है जी। और ख़राब आदतें आसानी से और अपने आप डलती है, परंतु उनके साथ जीना मुश्किल होता है। तो किशोर अवस्था की जो एज है वो आदत डालने की है, और आदत डालने के साथ साथ क्या होता है आपके ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोनल सर्किट्स डेवलप हो जाते हैं, और वो न्यूरोनल सर्किट्स एक न्यूरोनल पाथवेज या न्यूरोनल हाईवेज बना लेते हैं, और वो फिर आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं। जब विपत्ति का समय आता है ना, आप अगर अलग प्रकार से भी काम करना चाहो तो भी आपकी जो एक सेट पैटर्न है हैबिट्स का, उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अच्छी आदतें जीवन में डालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि आपके जीवन में अच्छी आदतें आ गई हैं तो आपका जीवन बहुत सुखद होता है, सफल होता है। वहीं दूसरी तरफ जो अन्य आदतें हैं, जिन्हें कह सकते हैं बुरी आदतें हैं, वे स्वतः ही अपने आप आती हैं। कहा भी जाता है कि अच्छाइयाँ ग्रहण करने में समय लगता है, बुराइयाँ तो एक साथ आक्रमण करती हैं, लेकिन यदि बुराइयाँ जीवन में आती हैं तो उसके साथ जीवन कितना कठिन होता है। हम देख सकते हैं अपराधियों का अंत किस प्रकार का होता है, उनकी पारिवारिक स्थिति किस प्रकार की रहती है। इसलिए समय रहते बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है और उनमें अच्छी आदतें, सद संस्कार ये उनमें रहें। बहुत से लोग अक्सर कहा करते हैं कि आप बच्चों को चाहे कार मत दीजिए, संस्कार अवश्य दीजिए, क्योंकि उनके जीवन का निर्माण कार नहीं अपितु संस्कार करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, भारत के परिप्रेक्ष्य में खासतौर पर यदि बात करें तो, और जब बात हम किशोरावस्था की कर रहे हैं, जिस तरह के शरीर में परिवर्तन होते हैं, भारत के समाज की यदि बात करें, आज चाहे इतना इंटरनेट का युग है, इतनी विकास के पायदान पर हम जा रहे हैं, फिर भी सामान्य समाज में कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर अभिभावक अभी भी बच्चों से बात करने में संकोच का अनुभव करते हैं। और ख़ासतौर पर जो बच्चों में, बच्चियों में जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसमें जो एक उत्कंठा होती है जानने की, और साथ में समाज इस प्रकार का कि कुछ विषयों को अभी भी बाहर कर रखा है, टैबू समझ रखा है कि इन पर बातचीत हम नहीं करेंगे, गलत जगह से जानकारियाँ आती हैं। इस विषय को लेके खासतौर पर अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, किस प्रकार से वो बच्चों से इस संदर्भ में बातचीत करें? देखिए, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का,
और मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि वो नॉलेज बच्चे एक्वायर करेंगे ही करेंगे। अगर इस बात को आप नहीं करेंगे तो वो गलत सोर्स से गलत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें अगर लड़की है तो मदर से आग्रह करूंगा, और मदर अगर ऐसा लगता है कि वो अपने आप को इनकॉम्पिटेंट समझती है तो परिवार की ऐसी महिला है या स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या उसकी टीचर है, उनसे उसको इस विषय के अंदर जानकारी दिलवाने की प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उसको अगर जैसे गुड टच और बैड टच के बारे में अगर बच्चियों को अवगत करवाएंगे, पीरियड्स के बारे में उनको पहले से ही बता के रखेंगे, तो उसके बारे में उनका सही और हेल्दी एटीट्यूड डेवलप होगा, है ना। अदरवाइज़ वो उसको एक गलत एटीट्यूड की तरह से डेवलप हो जाएगा उनका जी। तो ये जैसे कि जो अपने यौन अंग है उनकी स्वच्छता के प्रति उनके अंदर अच्छी अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए, है ना। फिर क्या है कि जो बुलिंग एक बहुत चलता है इस एज के अंदर, जैसे कि उनको टीजिंग करते हैं या छेड़छाड़ चलती है, तो उस समय अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, है ना। जो सेक्सुअल अब्यूज के जो केसेज अपन सुनते हैं जी, तो उसके बारे में उनको अवेयर करना चाहिए कि भी कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपन किसी व्यक्ति के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ अकेले में ना जाएं और अपने आप को सेक्सुअली प्रोटेक्ट करके रखें। किसी की गलत इंटेंशंस को कैसे अपन पहले से ही एंटिसिपेट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मदर्स अपनी डॉटर्स को या अपनी बड़ी बहन के द्वारा, भाभी के द्वारा उनको ये शिक्षा दिलवा सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इससे आप बच नहीं सकते हैं। इन विषयों पर आपको बच्चों के साथ बैठ के जब उचित अवस्था हो, उचित आयु हो और उनकी समझ जिस प्रकार की बातें सहन कर सकती हो, उस प्रकार की यथोचित चर्चा उनसे अवश्य करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं, किशोरावस्था एक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पड़ाव है, और इस ये पड़ाव सबके लिए सुखद हो, सब बच्चों के लिए वो ठीक संस्कारों पर ठीक से काम करें, स्वयं का जीवन भी वो अच्छा बनाए, साथ ही देश में भी, देश के उन्नति के लिए अपना योगदान दे। इसके लिए क्या लगता है आपको कि आज के इस दौर में क्या दिनचर्या में क्या कुछ विशेष उनको परिवर्तन करना चाहिए, खान पान में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी मजबूत रहे? देखिए, दिनचर्या का जहाँ तक सवाल है, वो क्या है कि कुछ बच्चे लार्क नेचर के होते हैं और कुछ आवल नेचर के होते हैं। जैसे कि कुछ जो लार्क नेचर के होते हैं वो सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्रेन एक्टिव रहता है और कॉम्प्लेक्स स्टडी को उस समय करना चाहते हैं। कुछ बच्चे आवल की नेचर के होते हैं, वो देर रात को उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो कहा तो ये जाता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इट मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज जी, है ना। परंतु मेरा ये मानना है कि इसमें आप अपना एक सोने जागने का एक क्रम नियमित निश्चित करें, जिससे कि आपकी स्लीप वेक साइकिल कंसोलिडेट और स्लीपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, है ना। दूसरा क्या है कि जो सोशल मीडिया के यूज को बिल्कुल मिनिमम रेस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए। तीसरा है कि आपका फिजिकल एक्सरसाइज करने का जो पार्ट है, फिजिकल एक्टिविटी को, खेलने को एक इम्पोर्टेंट पार्ट ज़रूर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, है ना। पढ़ाई के समय बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, अन्य डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रख करके। अगर पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो खेलने के लिए और अन्य कामों के लिए आपको बाद में समय मिल जाएगा जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर एक स्वाध्याय और सत्संग, है ना, ये भी एक अपने विचारों को एक डायरेक्शन देने के लिए पावरफुल जो विचार प्रोवाइड करते हैं अपने को, सत्संग और स्वाध्याय जी। तो अपना जो लाइफ है ना, उस लाइफ को सही तरीके से अपन प्लान करके जिएंगे जी, है ना। तो क्या है कि अपन जो इच्छित चीज चाहते हैं लाइफ के अंदर वो अपने को मिलेगी जी। और अगर अपन ऑटो पायलट मोड में रह करके जीवन जिएंगे तो कभी अपन इधर भटक रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, तो एक दिशाहीन जीवन जीने के बजाय अपन चाहते हैं कि प्लान्ड वे में लाइफ लीड करें, सो दैट कि अपनी लाइफ में हैप्पीनेस
पीस और हेल्थ तीनों आए अपनी लाइफ के अंदर। डॉक्टर साहब, आपने किशोरावस्था की चुनौतियां और समाधान इस विषय पर सभी प्रश्नों का बहुत ही सहजता से, सरलता से आपने जवाब दिया। आपने हमारे को समय दिया, स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से हम निश्चित रूप से ये समझ सकते हैं कि किशोरावस्था में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, और ख़ासतौर पर डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि जो बच्चे किशोरावस्था में आ रहे हैं उनमें अच्छी आदतें आप डालिए, उनमें संस्कार डालिए, स्वाध्याय के, उनको सत्संग का समय आप दीजिए। सत्संग से मतलब केवल आप ये नहीं है कि उसको अध्यात्म के विषय में लेकर जाएं। सत्संग से मतलब है कि उनके सामने अच्छे महापुरुषों की जीवनियों की चर्चा हो, देश के लिए जो कुछ अच्छा करने वाले लोग हैं उनकी बातचीत हो, और निश्चित रूप से उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन मजबूत रहेगा, तो ये देश भी आगे बढ़ेगा, और इस देश को आगे बढ़ाने में हम सबकी भूमिका होनी ही चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।